हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 नाम है द स्टडी ऑफ गैस लॉ, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है तो उसके जो बैक क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वो ही करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैस। देखिए, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है, आपको पता है आपके 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। और जिस पर्टिकुलर कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसका स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेते हैं। जहां रहेगी बात इसके प्रॉपर डेफिनेशन की, तो आप इसको यहां पे समझ सकते हैं। कहते हैं अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटर पार्टिकल attraction is weak and interparticle space is so large that the particles become completely free to move randomly in the entire available space is known as a gas। ठीक है, तो अगर आपने किसी गैस को डिफाइन करना हो तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की। कहता है गिव द एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बहुत सारी एजम्पशंस हैं। मैं आपको यहाँ पे सब एक एक करके समझा देता हूं और दिखा देता हूं। आपने क्या करना है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपने उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स वहां पे लिख देना। ठीक है, काफी पॉइंट्स हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है इसमें कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, आपको भी पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है देयर आर लार्ज वेकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। देखिए, आप भी अच्छी तरह एक बात तो जानते हो ना कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होती है एंड स्पेस बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आपके रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन और वो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं जिस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर उसको रखा जाता है। क्योंकि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, तो इसलिए वो हर एक कोना जो है उस पर्टिकुलर चैम्बर का कंप्लीटली फिल कर देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, तो जितना बड़ा कंटेनर आप लेंगे उतना बड़ा स्पेस ये ऑक्युपाई कर लेते हैं। मैं यहां पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, अगर उस गैस का एक्चुअल में वॉल्यूम देखा जाए तो वो इतना कम होता है कि हम चाहें तो उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो वॉल्यूम एक गैस ऑक्युपाई करता है, अगर किसी गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को, मतलब हर एक मॉलिक्यूल को नजदीक लाकर एक दूसरे के पास रख के फिर उसको चेक किया जाए कि उसका कितना वॉल्यूम है, अगर उसका एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ही कम होता है, इतना कम कि हम उसको एज ए निग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इन अ कंटेनर। इसके बाद नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडमली मोशन। देखिए, किनेटिक थ्योरी हमें यह भी बताती है कि अगर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज किया जाए तो उन सब की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि इन सब का, देखो अगर मैं एक रूम टेम्परेचर की भी बात करता हूं तो है तो टेम्परेचर ही ना, उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। फिर आता है देयर आर नेग्लिजिबल इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं।
फिर आता बेटा, देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। यस, अगर मेरे पास कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, तो जो ग्रेविटी होती है ना, उस ग्रेविटी का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स इसका मास बहुत छोटा होता है, तो इतना कम होता है कि हम वो इफेक्ट को एज ए नेग्लिजिबल और जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इन पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है बेटा, द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि हमारे किसी भी मॉलिक्यूल का जो एवरेज या किसी भी गैस की जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका उस टाइम उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या है, और वो टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाया हुआ है। एक बार वीडियोस को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता था मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। यस, आपको ये तो पता ही है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी टकराते हैं, और जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर के वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। अब वो कितनी बार टकराएंगे वॉल्स के साथ, वही उनका प्रेशर डिफाइंड किया जाता है, उसी से उसका प्रेशर डिफाइंड किया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ये कोलिजन टेक प्लेस करती है, तो ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी है? इलास्टिक कोलिजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, और उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बारे में नहीं पता, तो इतना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने बताया है। बाकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में आप आगे 10th क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हो, तो वहां पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। वो आपस में तो टकराते ही हैं, बट साथ ही साथ जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनके साथ भी टकराता है। अब अगर ये देखा जाए कि वो कितना फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया किसी भी पर्टिकुलर वॉल पर, वो हम प्रेशर डिफाइन कर देंगे किसी गैस का। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी थी। आई होप आपको ये जितनी भी एजम्पशंस हैं दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, वो समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा अपने थर्ड क्वेश्चन की। During the practical in the lab, when the hydrogen sulfide gas having offensive odor is prepared for some test, we can smell the gas even 50 meter away. Explain the phenomenon. देखिए बेटा, सिंपल सी बात आपको बता देता हूं। हमारा जो गैस है उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में पहली बात तो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। दूसरी बात, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है। तो जिस टाइम हम इस हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हमारे हवा के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे, मतलब कोलिजन होती है उनके बीच में, और उस कोलिजन की वजह से वो इधर से टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर यहां टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हवा के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को ये ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो कोलिजन की वजह से और जो हमारी एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो गैप है, उसकी वजह से ये हमारे तक पहुंच जाते हैं इवन 50 मीटर अवे तक। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा गया है। बाकी डिटेल में आप एक बार देख लीजिए। कहता है कि इन द लेबोरेटरी व्हेन द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रिपेयर्ड, इट कैन बी स्मेल इवन एट 50 मीटर अवे, एंड दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन कॉल्ड डिफ्यूजन। Diffusion is a process of the intermixing of two substances kept in contact. Now, how it actually takes place? So this actually explains everything. कहता the interspace or the intermolecular spaces in a gas is very large. So when the hydrogen sulfide gas is produced, its particle collide with the air particles.
जो मैंने आपको कहा था। एंड ड्यू टू द collision ऑफ द पार्टिकल दे स्टार्ट मूविंग इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट व्हेन द टू गैसेस मिक्स विद ईच अदर फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस। होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो मिक्सचर बना है ना उसकी प्रॉपर्टी हर जगह पे एक जैसी है। तो ये नहीं कि कहीं पे कम मिक्स हुआ है कहीं पे ज्यादा मिक्स हुआ है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे बिल्कुल बराबर बराबर ये मिक्स होता है आपका। दस द रिलीज गैस कैन बी स्मेल टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअली स्टार्टिंग स्टार्टिंग ये क्वेश्चन है ना उनके आंसर्स बहुत बड़े हैं और थोड़े एक्सप्लेन करने वाले हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे जाके तो सिंपल सिंपल से हैं, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर आता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। तो जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर जितना कुछ एक्सप्लेन किया, जितनी बातें मैंने बताई, एग्जांपल भी हाइड्रोजन सल्फाइड का आप ले सकते हो, तो सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आंसर मैंने 3 का दिया था, तो वो वहां पे वही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे हाउ इज द मोलिकुलर मोशन रिलेटेड विद द टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। दैट मींस अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज इसलिए कहा जाता है कि हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का लेख फाइंड करके उसका एवरेज लिया हुआ है, तो ये पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी करने के बजाय इट इज बेटर टू हैव अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी विद राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज कर जाएगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। और हम ये भी कहते हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर को मैं 0 केल्विन पे ले जाऊं तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी 0 हो जाएगी, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो मूव करना बंद कर देगा। इसी को कहते हैं कि सीज हो जाना, उसका मोशन का सीज हो जाना, मतलब वो रुक ही जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा आपका। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, कहते हैं द मोलिकुलर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। दूसरा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मोलिकुलर मोशन इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस द मोलिकुलर मोशन आल्सो डिक्रीजेस, thus व्हेन द टेम्परेचर इज 0 द मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स और सीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर किसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना हो, बेस्ट है उसके बैक क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को कर लो, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद दे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको चैप्टर अच्छे से आता है। और अगर अपने आप ये आंसर्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे, दैट मीन्स अभी आपको थ्योरी पढ़नी है, तो प्लीज आप जाकर दोबारा सारी वीडियोस को देखो, समझो, और तब जाके आप ये वीडियो को देखकर इसको समझिए कि आपको ये हर क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते स्टेट नंबर 1 द 3 वेरिएबल्स ऑफ गैस लॉज। दूसरा द एसआई यूनिट ऑफ दीज वेरिएबल। देखिए अगर मैं बात करता हूं 3 वेरिएबल्स ऑफ गैस लॉज की, तो हम याद करते हैं हमारे पास जो हम स्टडी करते हैं वो है हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, 3 तरह के स्टेट्स हैं। एसआई यूनिट की बात करूंगा तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, प्रेशर का एटमोपास्कल बेसिकली लिया जाता है आपका, और जब टेम्परेचर की बात आती है तो केल्विन हमारा ऐसा यूनिट है, कई लोग डिग्री सेल्सियस में लेते हैं बट केल्विन को लेना चाहिए। ठीक है, तो 3 स्टेट्स के बारे में बताया, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद इनके यूनिट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिफाइन कर दिए हैं। फिर आता है बेटा स्टेट बॉयल्स लॉ। ओके, सो गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, साथ में उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बताइए और सिग्निफिकेंस बताइए। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ ने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि अगर आप अपने डेफिनेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन तो भाई पक्का, ये जो स्टेटमेंट है तो पक्का गलत हो ही जाएगी। तो याद रखिए बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ डिफाइंड मास ऑफ ए गैस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिफाइंड मास ऑफ द गैस होता है कि जो गैस आपने एक बार ले लिया ना उसका जो मास है वो वैसे का वैसा रहेगा, ये नहीं है कि टाइम टू टाइम आप मास भी चेंज करते जा रहे हो उसके हिसाब से आप चीजें स्टडी कर रहे हो, नहीं। एक आपने मास को डिफाइन कर दिया है तो लिखा बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ डिफाइंड मास ऑफ एनी गैस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब जो प्रेशर है एंड वॉल्यूम है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। या आप ये भी कह सकते हो जो दूसरे डेफिनेशन में लिखा कि एट टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर ए डिफाइंड मास ऑफ अ ड्राई गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बहुत पूरी वीडियो ही मैंने एक स्पेशली बॉयल्स लॉ के ऊपर बनाई थी, एक बार जरूर देखिए, वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा इस चीज का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका ये वाला बेटा, द P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कैसे आया था ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस एंड वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद आता है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तीन तरह के ग्राफ हैं इसमें, V और 1/P के बीच में, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर मैंने बताया था आपको V और P के बीच में, बिकॉज दे आर इनवर्सली ना, तो ग्राफ ऐसे कर्व्ड बनेगा। और ये जो कर्व आप दिख रहे हो बेटा ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका। उसके बाद हमने किया है कि PV और P के बीच में कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू P एक्सिस। इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। एक बात बेटा प्लीज प्लीज हमेशा याद रखें कि ये जो तीनों ग्राफ हैं ये तीनों ही आपने करने हैं। आपको जो भी ग्राफ स्पेसिफिकली बोला जाएगा आपने वही ड्रॉ करके दिखा देना है और आपसे आपका काम बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जब हम बात सिग्निफिकेंस की करते हैं तो हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि प्रेशर कम या ज्यादा होने से या वॉल्यूम कम या ज्यादा होने से मेरे गैस की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज इसी की हेल्प से आप कई फिनोमिनन्स को अच्छे से समझा सकते हो। तो देखिए अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमने ये तो जान लिया कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। सिंपल सी बात यह है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। दिमाग में थोड़ा सा फॉर्मूला लेके आओ, मास अपॉन वॉल्यूम वो है डेंसिटी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो डेंसिटी है आपकी वो कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम आपका कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रेशर पे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी आपकी। तो प्रेशर कम डेंसिटी कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा। तो इसी चीज को हमने यहां पर आपके लिए लिखा है। जो पहला पैराग्राफ है वो यही बोल रहा है जो मैंने बताया आपको। हाँ, अब कौन सा बेसिक फिनोमिनन हम स्टडी करते हैं अपने आसपास का, कि हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं जो हवा का प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हवा का प्रेशर आपका कम हो रहा है तो जो डेंसिटी है हवा की वो भी कम हो जाएगी, और इसी वजह से बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है माउंटेनियर्स के लिए टू ब्रीथ। सो देयरफॉर दे कीप एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, ताकि वो अपने ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कंप्लीट कर सके, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन बॉयज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, शायद आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं इसमें। देखिए सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक गैस है, उस गैस का जो वॉल्यूम है मैंने हाफ कर दिया। ये मेरा पहले गैस का कंटेनर है, यहां पे हवा है, उसको मैंने हाफ कर दिया। अगर हाफ कर दूंगा तो मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अब इतनी ही जगह मिलेगी घूमने के लिए, और अगर इतनी ही जगह मिलेगी घूमने के लिए तो उसके जो कंटेनर्स है, इतने एरिया इतने इतने जगह के जो कंटेनर के वॉल्स हैं उनसे वो ज्यादा बार टकराएगा, और वो जितनी ज्यादा बार टकराएगा उतना उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर दूं तो पहले अगर मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ 10 बार टकराते थे तो वो उससे डबल बार टकराना शुरू कर देते हैं। मतलब वॉल्यूम हाफ किया तो ये अपने नंबर ऑफ कोलिजन को डबल कर देते हैं, मतलब ये कि उनका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। उसी तरह अगर वॉल्यूम को मैं बड़ा कर दूं तो बड़ा करने से क्या हुआ कि मेरे गैस के मॉलिक्यूल को स्पेस ज्यादा मिल गई, तो अब वो मेरे वॉल के साथ उसी रेशियो में कम बार टकराएंगे।
मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो अगर ये पहले 20 बार टकराते थे वॉल्स के साथ तो अब वो 10 बार टकराएंगे, और क्योंकि वो 10 बार टकराएंगे तो उनका प्रेशर हाफ हो जाएगा। तो यही बात समझनी है और यही बात बताई गई है काइनेटिक थ्योरी के अंदर। बाकी फुल डिटेल मैंने आपको इसके अंदर यहां पे लिख दिया है, आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना एंड आपको क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो बॉयज लॉ को एक्सप्लेन करना इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बहुत बड़ा है ये, बट समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है बेटा, समझो इसको, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। अब हम बात करेंगे अपने 9th क्वेश्चन की। The molecular theory states that the pressure exerted by the gas in a closed vessel results from the gas molecules striking against the walls of the vessel. So, how will the pressure change if the temperature is doubled, keeping the volume constant? तो अगर देखो बेटा, अगर आप आपका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर भी देते हो, चलो ठीक है, आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक बढ़ने की वजह से अगर वो पहले 10 बार वॉल से टकरा रहे थे तो अब वो 20 बार टकराएंगे, मतलब क्योंकि वो रैंडमली मूव करे ना ऑल ऑफ द डायरेक्शन, तो जितना तेजी से वो मूव करेंगे उतनी बार उनकी पॉसिबिलिटी है बेटा टकराने की विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसीलिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है, तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, मतलब डबल हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख दूं लेकिन मैं वॉल्यूम कम कर दूं, वॉल्यूम कम करने से बॉयल्स लॉ आ गया, जिसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम कम करने से अब मेरे मॉलिक्यूल को कम स्पेस मिल रही है घूमने के लिए, जिसकी वजह से जो भी अब इसको नजदीक वॉल मिल रहा है वहां पे बार बार टकरा रहा है, तो प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह कि दोनों का आंसर है कि प्रेशर आपका डबल होने वाला है। आगे बात करते हैं बेटा कि स्टेट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने ऑलरेडी भी आपको वीडियो भी बनाई हुई है पूरी इस पे, जिसमें उसने ये कहा था कि सपोज कर लो कि इनिशियल आप अपने गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, उसमें चेक कर लो कि उसका वॉल्यूम क्या है। अब आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर दो, जस्ट बाय 1 डिग्री। अब चेक कर लो कि उसका वॉल्यूम क्या है। जब आप उनका डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/273 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम से मेरा वॉल्यूम बड़ा है। मतलब ये कि अगर पहले 1 मीटर क्यूब है तो अगली बार हो जाएगा 1 प्लस 1/273 ऑफ 1। तो कहने का मतलब है कि हर डिग्री के साथ 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है लगातार, और यही बात बताई गई है चार्ल्स लॉ के अंदर। इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और इससे यह भी प्रूव होता है कि कैसे मेरा वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ेगा। मैथमेटिकली अगर इस चीज को देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा ये वॉल्यूम है, तो यहां पे देख सकते हो बेटा V इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट बाई 273 इंटू टी। तो साफ साफ दिखता है यहां पर कि इनिशियल वॉल्यूम मेरा वी नोट है, तुमने टेम्परेचर को राइज किया तो 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम से मेरा टोटल वॉल्यूम, मतलब अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है तो पहले ये देख लो यार कि कितने टेम्परेचर में 1/273 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम बढ़ा है, उसको ऐड कर दो इनिशियल के साथ तो टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने इसके डिटेल वीडियो बनाई हुई है। फाइनली बस आपके पास ये मिलता है कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वैसे तो प्रॉपर एक्सप्रेशन हो जाएगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2, तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। मैथमेटिकली मैंने बता दिया, ग्राफिकली देख लीजिए बेटा, ग्राफिकली ये है, इसके अंदर देखो साफ साफ बता रहा है कि इवन 0 टेम्परेचर के अंदर कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, आपका कोई भी गैस है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। लेकिन अगर मैं देख लो टेम्परेचर को 0 से -273 तक ले जाऊं तो देख सकते हो जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है और वो बिल्कुल ही 0 हो जाती है। इसी से लॉर्ड केल्विन को ख्याल आया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, और साथ ही साथ एब्सोल्यूट स्केल के बारे में, वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। फिर हमारे पास आते हैं बेटा इसका दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन सभी को हम रिलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस के साथ। तो अगर मैं टेम्परेचर को राइज करता हूं तो वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हॉट एयर बैलून्स के अंदर हम गर्म हवा ऑफ कोर्स डालते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है।
एज कंपेयर टू द गैस ऑफ द एयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, जिससे उनको अपथ्रस्ट मिलता है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हॉट एयर बैलून्स जो काम करते हैं वो इसी के बेसिस पे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने 11th क्वेश्चन की। कहता कि इसी चार्ल्स लॉ को आप एक्सप्लेन करो अपने किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के की हेल्प से, उनके बेसिस पे। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्ड बता चुका हूं, बट अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहां पे बताऊंगा। देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर मान लो आप टेम्परेचर को राइज करो, टेम्परेचर राइज करने से जो मेरे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कहूंगा, जब मैं पार्टिकल बोलता हूं ना समझा करो कि मैं बात कर रहा हूं गैस के मॉलिक्यूल्स की, उन सब की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग जो है ना वॉल्स के साथ वो उसकी फिक्स रहनी चाहिए, वो चेंज ना हो। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर मेरे मॉलिक्यूल्स को मैं काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो वो ऑब्वियस उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो रैंडमली मूव करना चाहेगा इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूं तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग। उसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को डाउन कर दूं, अगर टेम्परेचर डाउन कर दूंगा तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और प्रेशर को मैंने अभी भी उतना ही रखना है तो मुझे वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोनों आपस में रिलेटेड है। बाकी डिटेल मैंने आपको यहां पे बता दिया है और सारी बातें आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो एक बार मेरी वीडियो देख लेना चार्ल्स लॉ वाली, उसमें बहुत डिटेल दिया हुआ, मैंने भर भर के रखा हुआ चार्ल्स लॉ के बारे में है क्या वो। अब हम बात करेंगे बेटा अपने 12th क्वेश्चन की। कहता है डिफाइंड एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े थे बेटा, उस कमेंट्स के अंदर कईयों को अभी भी एब्सोल्यूट जीरो में एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट स्केल का मतलब क्या है, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो मैं थोड़ा सा यहां पे अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैं कहता हूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन सीज हो जाए, रुक जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ द वैल्यू ऑफ दैट टेम्परेचर इज 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। जब हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो मतलब हम बात कर रहे हैं उस थर्मोमीटर की जिस थर्मोमीटर के अंदर स्केलिंग की गई है, जिसमें अभी भी 100 डिवीजन है। हर एक डिवीजन का जो गैप है वो एग्जैक्टली 1 डिग्री सेल्सियस के गैप के बराबर ही है, लेकिन इसका सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो इस स्केल का वो 0 केल्विन होगा, जो कि डिग्री सेल्सियस के मुताबिक अगर देखा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान से समझिए बात को। अगर मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, तो हम एक नॉर्मल डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें मेरा गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो सीज हो जाए। अब वो कौन सी वैल्यू है, वो है 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहा गया है। और जिस स्केल से या जिस थर्मोमीटर की हेल्प से हम उसको मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। वही बात यहां पे लिखी गई है यार, द टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो एंड ऑल गैस लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। इसके अलावा द टेम्परेचर स्केल विद इट जीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस एंड हुज ईच डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल इज कॉल्ड द केल्विन और द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आई होप आपको अभी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इन चीजों का। ठीक है ना, ओके। फिर आता है बेटा व्हाट इज द नीड ऑफ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए बेटा बात सिर्फ ये है, इसकी डिटेल में वही बात फिर से मैंने बताई हुई है। हुआ ये कि चार्ल्स लॉ के एक्सप्रेशन से ना, जो चार्ल्स लॉ ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था उससे ना एक्चुअली लॉर्ड केल्विन को ना एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि यार अगर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मींस अगर मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि कौन से टेम्परेचर पे जाकर मेरा वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब उन्होंने ये चेक किया तो उनको पता लगा कि वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल था वो कहते थे कि उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होती है और उससे नीचे कोई भी टेम्परेचर लाई नहीं करता। केल्विन ने ये कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, उससे नीचे भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जिसमें मेरे वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। हाँ बट देखो प्रैक्टिकली देखा है तो वॉल्यूम जीरो होने का मतलब हो गया कि
हमारा मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैटर होता है उसका वॉल्यूम भी होता है, उसका स्पेस भी होता है। अगर तुम वॉल्यूम भी जीरो कर दोगे तो इसका मतलब है कि वो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोई भी इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके बाद तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, आपका मैटर रहेगा ही नहीं आपका। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्केल डिफाइन किया जिसका सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 केल्विन रहा। उसके बाद जो भी आप टेम्परेचर मेजर करोगे वो पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी। अब ये जो नेगेटिव -273 +273 डिग्री सेल्सियस, इन सबसे बाहर निकाल के उन्होंने एक सिंपल सा स्केल बनाया कि सबसे लोएस्ट वाला 0 रहेगा, इसके ऊपर जो भी आपका टेम्परेचर रहेगा वो पॉजिटिव नेचर का ही रहेगा, नेगेटिव नेचर का नहीं रहेगा आपका। ठीक है जी, तो ये मतलब था इस चीज का। तो अब ध्यान से देखिए, यही बात मैंने यहां पे भी आपको बता दी है ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल, तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें ऐड कर दो बेटा 273, तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा बॉइलिंग इन क्या कहते हैं उसको, केल्विन स्केल। तो 373 इसका आंसर होगा। और अगर आपने दोबारा इसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, उसमें माइनस कर दो 273, तो आपका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहां पे डिग्री आना था, डिग्री नहीं लिखा हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा आपके पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा अपने 14th क्वेश्चन की। कहता है डिफाइन एसटीपी एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंपेयर द गैस एट एसटीपी। ऊपर वाले का बाद में जवाब देता हूं, पहले नीचे वाले की बात कर लेते हैं। हमें जरूरत क्या थी, प्रॉब्लम यह है कि हम 3 तरह के पैरामीटर स्टडी करते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप भी जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। तो देखा जाए तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इस चीज से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मुझे किसी दो गैसेस के बीच में कंपैरिजन करना होगा, तो अगर एक चीज बढ़ती है तो बाकी दो पे इंपैक्ट पड़ता है, तो इनको स्टडी करना, कंपेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइजेशन लगा दी। हमने कहा कि जब कभी भी किसी भी गैसेस के वॉल्यूम्स को अगर आपस में आपने कंपेयर या स्टडी करना है, तो उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड में उनको रखो। जैसे कि सभी गैसेस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, मतलब 273 केल्विन। या और नॉट या और सभी का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर कर दो। उसके बाद कंपैरिजन कर लो कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले तो ये समझिए है क्या आपका, ठीक है। और एक टर्म और है बेटा एनटीपी, जिसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात एक ही है, बट इसको एनटीपी या एसटीपी बोल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना बेटा इसके अंदर बिल्कुल भी। बाकी बात रहेगी बेटा कि स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, नेसेसरी भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये लीजिए, बाकी मैंने प्रॉपर्ली यहां पे लिख दिया है, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बेटा अपने 15th क्वेश्चन की। कहता राइट द वैल्यू ऑफ डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, उसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर इन एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, सीएम ऑफ एचजी, टोर। इन सारी वैल्यूज को बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बाकी मैंने लिखा आपके सामने दिया, एक बार देख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आएगा बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। आप भी जानते हो यार अच्छे से कि अगर मैं बात करता हूं केल्विन की और मुझे उसको कन्वर्ट करना है मान लो डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो केल्विन के अंदर -273 करना पड़ता है। और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन करना है तो 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दो, तो केल्विन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपस में रिलेटेड है। बाकी 273 को कन्वर्ट करना केल्विन में या 293 को डिग्री सेल्सियस में, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके दे दिया आपको, आराम से देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, एड सब्ट्रैक्ट ही है आपका। ओके, कहता है स्टेट द लॉ विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, अब ये छोड़ो, अब ये बस ये देखो कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है ना आपका, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, राइट। तो ये चार्ल्स लॉ हो गया। इस केस में प्रेशर का ग्राफ बनाया है 1/v के साथ, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये बॉयल्स लॉ हो गया। और यही आपका यहाँ पे आंसर है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ग्राफ को देखो, आंसर पाओ। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक के रीजंस हमें देने हैं। कहता है कि ऑल टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल आर इन द पॉजिटिव फिगर। यस, देखिए मैं आपको पहले बताया था कि जो रियल एडवांटेज है मेरे केल्विन स्केल की, वो यही है कि अब उस स्केल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 0 केल्विन है और उससे नीचे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब किसी का भी अगर टेम्परेचर में मेजर करूंगा गैस का, उसका टेम्परेचर हमेशा 0 से ऊपर ही होगा और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी, जो कि डिग्री सेल्सियस में प्रॉब्लम थी।
डिग्री सेल्सियस में जो लोएस्ट वैल्यू थी वो 0 डिग्री थी। अगर मैं चाहूं तो किसी का टेम्परेचर माइनस में भी ले सकता था मैं, और इसलिए वो स्केल के अंदर, अब देखो, अब स्केल है, स्केल का लोएस्ट 0 है और किसी का टेम्परेचर 0 से कम है, तो स्केल से मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? मेजर ही नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं केल्विन स्केल से उसको मेजर कर सकता हूं। ये फर्क है। आपके पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की मिनिमम रीडिंग 0 है और किसी का टेम्परेचर मान लो -10 है, अगर आपको बोलूंगा कि इसका इस स्केल से इसको मेजर करो तो कैसे कर पाओगे? मरकरी थोड़ा ना टूट के नीचे चली जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें केल्विन स्केल की जरूरत थी। लोएस्ट 0, इसी से ऊपर जब भी कोई वैल्यू मिलेगी तो इससे ऊपर ही मिलेगी, इससे नीचे तो मिल नहीं सकती, बिकॉज इम्पॉसिबल है 0 केल्विन तक पहुंचना। सिंपल सी बात ही है। फिर कहता है गैस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड और लिक्विड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है यार। देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके बीच की जो इंटरेक्शंस है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन और बहुत बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जिस पर्टिकुलर कंटेनर में आप रखोगे ना, उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से जो डेंसिटी है गैस की वो कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली बेटा यही इसका आपका परफेक्ट आंसर है। बाकी आप देख सकते हो, इनको पढ़ने के लिए ना आप आराम से पॉज का बटन दबाया करो और फिर पढ़ लिया करो इसको अच्छे से, ठीक है, अगर बाई चांस मैं नहीं पढ़ता कोई भी पर्टिकुलर आंसर को। अब हम बात करेंगे बेटा अपने सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट में कहता है कि जो गैसेज हैं एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? देखिए बेटा, जो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस मॉलिक्यूल्स के जितने, मतलब उस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी जो एवरेज किनेटिक एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी, और वो रैंडमली मूव करेगा इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। अब वो जितनी बार मेरे वॉल्स के साथ टकराएगा उतना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो जब हमने चेक किया कि हर वॉल के साथ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हमें पता लगा कि हर वॉल के साथ वो सेम नंबर बार टकरा रहा है आपका, तो इसलिए वो एक्सर्ट करता है प्रेशर इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। ये नहीं कि सिर्फ एक वॉल के साथ ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। चाहे अगर मैं क्यूब की बात करूं तो उसके 6 फेजेस हैं, तो उस हर एक फेस के साथ वो टकराएगा विद द सेम नंबर ऑफ, यू कैन से द सेम नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आर देयर। ओके, तो उससे डिफाइन होता है कि यार कि हर डायरेक्शन में ये प्रेशर जो है अपना एक्सर्ट करता है। बाकी इस चीज को यहां पे बताया गया है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट टाइम per unit area is the same, and thus the gas exerts the same pressure in all direction. उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है डी पार्ट के अंदर। कहता है इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हाइल स्टार्टिंग इट्स वॉल्यूम। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक चेंज होता है दूसरे में ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी था कि टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्डाइज किया जाए और उसके बाद स्टडी किया जाए। मतलब कुछ भी अगर मान लो मुझे कहता है अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करना है तो पहले आप वॉल्यूम और प्रेशर को स्टैंडर्डाइज कर दो, उसके बाद हिसाब से जो भी आपने करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेटिंग अ बैलून सीम्स टू वायलेट बॉयल्स लॉ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली क्या लगता है स्टूडेंट्स को कि बॉयल्स लॉ तो ये कहता था कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन जब आप किसी बैलून को इन्फ्लेट करते हो तो उस टाइम उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हैविंग अ कांस्टेंट मास, गैस का मास ऑफ ड्राई गैस कांस्टेंट है, अगर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम और प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब आप ब्लो कर रहे हो किसी बैलून को तो उसके अंदर हवा आप डाल रहे हो, मतलब उसका मास बढ़ा रहे हो। तो अगर उसका मास बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियस है ना कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो आप रिलेशन स्टडी करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो पॉसिबल है जब आपका एक फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस लिया जाए, उसके बाद ये सब स्टडी करते हैं हम। बाकी यहां पे लिखा हुआ है माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज अब मैं वो नहीं एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, बाकी ये इसकी डिटेल है, सॉरी ये मैंने पूरा नहीं बताया, ये इसकी डिटेल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि माउंटेनियर वाली बात जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि क्या होता है, तो वो मैं अब नहीं करूंगा। नेक्स्ट है गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वीक इनकी फोर्सेज होती हैं, स्पेस ज्यादा होती है, तो जिस कंटेनर में रखो वो उतने ही स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हाउ डिड द चार्ल्स लॉ लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द
एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, V इज इक्वल टू वी इंटू ब्रैकेट में 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप देखो कि अगर मैं टेम्परेचर को -273 डाल दूं तो वी नोट की वैल्यू 0 आ जाती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर -273 हो जाएगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लॉर्ड केल्विन का यह कहना था कि अगर किसी टेम्परेचर को -273 कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम बिकम 0। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वॉल्यूम 0 है तो मतलब वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैटर को दो चीजें चाहिए होती है, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप उनको वो ही नहीं दे रहे हो तो बात ही खत्म हो गई, मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता आपका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपका। हाँ, लेकिन ये पर्टिकुलर कर दिया कि यार सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो एग्जिस्ट कर सकता है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 0 केल्विन हमने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वाले जो भी टेम्परेचर आप लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, नेगेटिव वैल्यू कभी हो नहीं सकती। हाँ, ये बात भी सच है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे वो लिक्विफाई होता जाएगा या सॉलिडिफाई होता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टेम्परेचर तक आप वहां पे पहुंच रहे हो। ठीक है, आप जानते हो यार आपके पानी को अगर आप फ्रीज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, अगर उसके टेम्परेचर को कम किया जाए, बस वही बात है आपकी। ठीक है, आगे, सो व्हाट इज मेंट बाय द एक्वस टेंशन एंड हाउ इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस करेक्टर टू अकाउंट टू द फॉर द एक्वस टेंशन। देखिए बात ये कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपके सिलेबस में जब कभी आएगा तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना के ये समझा दूंगा कि मेरा एक्वस टेंशन और एक्वस ये क्या चीज है मतलब। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन था तो उसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि इसके रिदम ना टूटे। तो बात सिर्फ ये है कि देखिए मेरे पास जो हल्की गैस होती है जिनकी डेंसिटी कम होती है उनको कलेक्ट करने का तरीका होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें क्या होता है, ये पानी होता है। ठीक है, पानी के अंदर एक ये अपना चैम्बर रख दिया इन्वर्ट करके, और यहां से जो गैस है बेटा आपकी, ये यहां से गैस आपकी अंदर आएगी, क्योंकि वो हल्की है हवा से एज वेल एज मेरे पानी से, तो वो इसके थ्रू होकर ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे गैसेस लाइक अमोनिया गैस है, अगर अमोनिया गैस को मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो गैस के साथ साथ जो वाटर का वेपर है ना वो भी इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी से आप उसको पास कर रहे हो। क्योंकि वाटर का जो वेपर है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस वाटर वेपर की वजह से उसी को एक्वस टेंशन का नाम दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे टोटल कितना प्रेशर है उस गैस का, तो प्रेशर ड्यू टू गैस तो है ही है, प्लस वो प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर भी आपका होगा। तो किसी गैस का अगर प्रेशर आपने फाइंड करा जो कि सेकंड पार्ट में कहा गया है, तो टोटल प्रेशर में से प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर को माइनस कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर ड्यू टू गैस मिल जाएगा। सर क्या हमें ये करना है? नहीं करना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिलेबस में ये नहीं है आपका। मैं रिदम में टूटे इसलिए मैंने करवा दिया साथ के साथ ही। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 केल्विन। बाकी मैं सब बता चुका हूं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ गैस 0 होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट 7 डिग्री, 273 ऐड कर दो 280 बन गया आपका। गैस की इक्वेशन क्या है? ये गैस की इक्वेशन है। आइस पॉइंट इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आ गया बेटा आइस पॉइंट आपके पास, दैट इज 273 केल्विन। उसके बाद है एसटीपी की कंडीशंस क्या है कि 0, ये देखो ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 273 केल्विन और 0 डिग्री आना चाहिए था, यहाँ पे 0 नहीं लिखा हो तो लिख लेना 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपका रहेगा 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm ऑफ Hg। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है, अब तो सिंपल सा रह गया है, हमारे पास एमसीक्यूज हैं। द ग्राफ पीवी वर्सेस पी फॉर अ गैस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो पी एक्सिस बताई थी वो वाली। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 227 डिग्री सेल्सियस इज, यार सिंपल सी बात है, इसको ऐड कर दो 273 के साथ और आपका आंसर 300 और आप अपने आप ही आ जाएगा। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इज गिवन बाय ऑफ कोर्स चार्ल्स लो है ना, ये तो चार्ल्स ने दिया था। इफ द प्रेशर इज डबल फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इट्स वॉल्यूम विल बिकम हाफ, ऑफ कोर्स उससे आधा हो जाएगा, इनवर्सली होते हैं आपके ये। मैच द फॉलोइंग, ये है नेक्स्ट बेटा, पहला तो है सेंटीमीटर क्यूब जो कि एक वॉल्यूम को डिफाइन करता है, केल्विन बेसिकली टेम्परेचर को करता है, टॉर प्रेशर को बताता है। बॉयल्स लॉ आपका ये है, पीवी इज इक्वल टू P1V1 या P1V1 इज इक्वल P2V2, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इसमें पीवी इज इक्वल P1V1 है तो मैंने वो लिख दिया। चार्ल्स लॉ आपका है V/T इज इक्वल टू V1/T1, ये हो गया। ठीक है, जो आपका जो जो रह गया है वो एक्चुअली गैस इक्वेशन है आपकी। अब हमें बात करने बेटा 24th क्वेश्चन की, कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर एवर नेसेसरी। कहता है वॉल्यूम ऑफ द गैस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए वैसे तो यार ये बिल्कुल ठीक है, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम और प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, अगर कोई ज्यादा फजी हो जाए इस चीज को लेके तो लिख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस। तो स्टेटमेंट अगर ठीक करनी है तो फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है ये। फिर कहता था वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस। देखो यही वाली बात कह रहा था मैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि पहले स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए वहां पे लिख दो अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, बाकी सब ठीक है। अगले केस में कहता है द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, प्रेशर में कांस्टेंट। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें बेटा ऊपर वाले में लिख देना अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए, बाकी सब ठीक है। बाकी कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 केल्विन, नहीं ये नहीं होता। हमें पता है बेटा कि यहाँ पे -273 आएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें 273 ऐड कर दो तो आपके बन जाएगा 373 केल्विन। अब हम बात करेंगे बेटा 27 की, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। कहता था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल एट विच द मोलिकुलर मोशन कंप्लीटली सीज इज अगेन नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ वुड ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। तो ये बात हो रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम वुड ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ना वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 273 हो जाएगा आपके पास। तो लीजिए इस तरीके से बेटा आपने अपने आंसर्स देने थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एक्सरसाइज 7 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो बेस्ट ऑप्शन है उनके बैक एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर लो। तो जरूरी नहीं कि जब पेपर आएगा तभी आपने करना है, तो जब आपका ये खत्म हो तो साथ के साथ आप इसको कर लेना। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए चैप्टर अच्छी तरह से याद हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।